स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए, यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग का एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 के परीक्षा के लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 10 क्वेश्चन को आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ ग्रुप में दे देंगे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर हम क्लास खत्म होने के बाद दे देंगे। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझिएगा। तो वियोजन अभिक्रिया का उत्तर है जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह तो क्वेश्चन अभी याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब एक यौगिक टूटता है और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है, और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए समतल यहाँ पर दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। एक बार और समझिएगा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। तो इसका उत्तर है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब यानी उसका प्रतिबिंब होगा उतना ही पीछे बनेगा, और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में से उससे आधा होना आवश्यक है। दर्पण का आकार में से उससे आधा होना आवश्यक है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, यह भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछा गया है पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर दिया गया है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। यह भी सिंपल क्वेश्चन है कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों रखनी चाहिए। तो तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, सबसे पहले तो इतना याद रखिएगा। और दही में अम्लीय गुण होता है, याद रखिएगा, दही में अम्लीय गुण होता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में देखिए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर होता है क्योंकि दही खट्टा होता है, तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, और दही में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण का यहाँ पर 2 उपयोग लिखना है कि विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला उपयोग है कि पीने वाले पानी के लिए जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। किसका, तो विरंजक चूर्ण का। याद रखिएगा, पहला उपयोग लिखिएगा कि पीने वाला जो पानी होता है उसके लिए जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग होता है। और 2 नंबर इसका उपयोग है कि न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है
उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है। उत्सर्जन क्या है? तो इसका उत्तर है शरीर की उपचार क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी आप लोग को सिंपल समझना है उत्सर्जन क्या है। तो एक बार बोले तो शरीर से गंदा पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर की उपचार क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदा पदार्थों को बाहर निकालने, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उत्तल लेंस को पूछा गया है। तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारी कर देता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है। एक बार और समझिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित कर देता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल न जाए इसे हम बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। एक बार और समझिएगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है और यह जल न जाए इससे बचाने के लिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है कि जाइलम निर्जीव ऊतक है, यह जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम सजीव ऊतक है, यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊपर की तरह गति करने में सहायक है और फ्लोएम नीचे की गति करने में सहायक है। एक बार और समझिएगा कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है। तो जाइलम सबसे पहले निर्जीव ऊतक है, यह जड़ों से जल और घुले हुए लवण को ऊपर पहुंचाता है। यानी जो पौधा होता है जाइलम का क्या कार्य होता है, तो नीचे से जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक ऊपर पहुंचाता है, पत्तियों तक ऊपर पहुंचाता है। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तो फ्लोएम तो सबसे पहले सजीव ऊतक है फ्लोएम, और यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। यही फ्लोएम का कार्य होता है कि पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। और जाइलम ऊपर की ओर गति करता है तो फ्लोएम नीचे की ओर गति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है, जो कि मैथ की तरह यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर इसकी फोकस दूरी बताना है, तो सबसे पहले लिखिएगा r बराबर, यहाँ पर 36 सेंटीमीटर दिया गया है, देख सकते हो r बराबर यानी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें फोकस ज्ञात करना है, यानी फोकस को हम f से सूचित करते हैं, तो हमें f निकालना है। तो f का फार्मूला होता है, यानी फोकस दूरी का फार्मूला होता है r/2 फार्मूला होता है यहाँ पर। तो r कितना दिया है, तो 36 दिया है, तो 36/2 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए 18 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि सूचक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि सूचक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर दिया गया है
सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं और इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी एक सूचक है, याद रखिएगा। एक बार और समझिए, सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। यानी सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक किसी दिए हुए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय है या क्षारीय है, माध्यम में बदल जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी एक सूचक है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हम बता दिए, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। 2024 के परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भी हम क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।